वेलकम टू इलेक्ट्रो प्रोवेंचर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ हैं सर ज़ीशान सलीमी। ही हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड इंजीनियरिंग फील्ड और इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्बास, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। गुड, ऑल फाइन, थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ हैं आपसे कुछ बात करने, क्योंकि वी हैव रिसीविंग लॉट ऑफ क्यूरीज रिलेटेड इंजीनियरिंग फील्ड्स कि अगर कोई बिगनर्स या फ्रेशर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आना चाहता है तो उसके लिए बेसिकली नेसेसिटी क्या चीज़ें हैं कि वो क्या स्टेप बाय स्टेप करे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी आने से पहले डिफरेंट स्टेप्स हैं। उसमें सबसे पहले अगर वो वहाँ से अगर कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा है या कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम उसने ज्वाइन किया हुआ है तो बेहतर है वहाँ से कोई वो जो उसके रिलेटेड एक्सपीरियंस लेटर बनते हैं वहाँ से कोई अपना एक्सपीरियंस लेटर ले ले। उसके बाद में जो आपकी डिग्रीज और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सारे के सारे अटेस्टेड होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रिकल में डिग्री की हुई है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो डिफरेंट जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वहाँ से उनसे अटेस्टेड होनी चाहिए। जैसे हायर एजुकेशन कमीशन है पाकिस्तान के अंदर, फिर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, फिर आपका फॉरेन अफेयर आ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों से आपकी डिग्री वेरीफाई होनी चाहिए। फिर यूएई एम्बेसी से भी आप डिग्री अपनी वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप वहाँ पे कोई जॉब कर रहे हैं तो बेहतर है कि वहाँ से आप कोई रिलेटेड एक्सपीरियंस लेटर बनवा लें, सो दैट वो एक्सपीरियंस लेटर यहाँ पे आके आपको जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं और इंटरव्यूअर आपको पूछे, ठीक है, उसमें आपको वो थोड़ा हेल्प आउट कर सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बिफोर कमिंग टू यूएई आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि जो हमारे इनबॉक्स आते हैं कि वो यही पहले पूछते हैं कि अगर हम अपना इंजीनियरिंग कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद हमें ये बहुत अच्छा है कि आप अपनी डिग्री से टेस्ट लाजिम करें आने से पहले, ताकि आपको जो नेक्स्ट हर्डल्स हैं उनसे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है सर। और सेकंड क्वेश्चन सर बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि इधर के जो इवन के यूई में कैंडिडेट्स हैं वो हमसे पूछते हैं कि इंटरव्यू में बेसिकली क्या आप प्रिपेयर करके जाएं। एक अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जाते हैं, क्या वो टॉप 3 to 5 क्वेश्चन हैं जो कि एक फ्रिक्वेंटली बोलते हैं, पूछे जाते हैं, वो आप कुछ शेयर करेंगे? जी बस वो वेरी करता है जी, वो आपकी इंजीनियरिंग के हिसाब से वेरी करता है। जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिकल में डिग्री की हुई है तो वो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे उस फील्ड के हिसाब से। फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप किस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कौन सा सेक्टर है वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए आप जा रहे हैं, उनका काम मे बी अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है, विला कंस्ट्रक्शन है, और इसी तरह सिविल का हो सकता है। ठीक है, इसी तरह मैकेनिकल का हो सकता है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली इसको देखना देखना पड़ेगा जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब इलेक्ट्रिकल की बात करूं, अगर कोई एक बंदा जा रहा है इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के लिए जा रहा है और वो फ्रेशर है, ठीक है, और एज ए ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट के लिए जा रहा है, ठीक है, और वो सामने जो उसका इंटरव्यूअर है वो डिफरेंट किस्म के बेसिक कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। उसमें से कुछ क्वेश्चंस ये हो सकते हैं, जैसे वो वायर साइजेस पूछ सकता है आपसे, वायर साइजेस क्या यूज़ होते हैं, फिर केबल्स के साइजेस पूछ सकता है, फिर ब्रेकर के साइजेस पूछ सकता है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स पूछ सकता है जो कि यूज़ होते हैं आपके कंस्ट्रक्शन में। फिर इसी तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। फिर डिज़ाइंस में वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे वो आपको एक छोटा सा वो दे दे, एक फ्लैट दे दे डिज़ाइन करने के लिए, और वो बाद में पूछे कि इसकी मुझे सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करके दे दो, या वो एक फ्लैट आपको दे दे और आपको उसका कह दे कि जी इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स ये इन्वॉल्व हैं, ये लाइटिंग का लोड है, ये सॉकेट्स का लोड है, और ये आपकी मोटर्स का लोड है, और ये हीटर का लोड है, तो मुझे इन लोड्स के हिसाब से एक लोड शेड्यूल डिज़ाइन करके दे दो। ठीक है, तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलें ठीक है, ये आपने कुछ मेरी नॉलेज में भी इजाफा किया है। अच्छा, ये वैसे मैंने पूछना था कि ये अगर हम पाकिस्तान, इंडिया से ये एक्सपीरियंस लेते हैं, इधर की वायर्स का सेम होता है लोड वगैरह या कुछ चेंज होता है? देखें, इसमें डिपेंड करता है। जैसे पाकिस्तान में जो चल रहे हैं वहाँ की अपनी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है। ठीक है, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी डिफरेंट है।
अब हर इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे दुबई में डिफरेंट है, अबू धाबी में डिफरेंट है, शारजा में डिफरेंट है, इंडिया में डिफरेंट होंगे, पाकिस्तान में डिफरेंट होंगे। तो ये वेरी करते हैं, ज़्यादा वेरी नहीं करते लेकिन लिटल लिटल थोड़ा वेरी करते हैं। केबल साइजेस चेंज होते हैं लोड के हिसाब से, मे बी वो पाकिस्तान में कुछ और हो, दुबई में कुछ और यूज़ हो रहा हो, अबू धाबी में कुछ और यूज़ हो रहा हो। बिल्कुल यही क्वेश्चन मेरे माइंड में था, ठीक है। और सर जो कि एक इधर रहने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए होती है वीज़ा। तो जो थर्ड हमें क्वेश्चन आ रहे थे इनबॉक्स में कि वीज़ा स्टेटस क्या इंजीनियर का लग सकता है अगर वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आया हुआ है, इधर से वो सर्टिफिकेशन नहीं ले सकता विजिट वीज़ा पे, ना ही वो कोई कोर्स कर सकता है, तो क्या उसका स्टेटस एक एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर का लग सकता है? देखें बस उसमें सबसे पहले एक चीज़ आ जाती है, यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये हमारी पाकिस्तान की डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करती है। उसमें सबसे पहले हमें चाहिए एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। इट्स इक्विवेलेंट टू योर डिग्री, ओके। सो उसका एक अपना प्रोसेस है, उसके लिए हम एक नई वीडियो बना सकते हैं। Later on in future we will make a video for the equivalency certificate, how to get the equivalency certificate and all that. It's a lengthy process. और दूसरी जो है वीज़ा स्टेटस, वीज़ा स्टेटस की आपने बात की, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी में जॉब लेना चाह रहे हैं या आपकी एमिरेट ऑफ अबू धाबी में जॉब होती है, तो सबसे पहले तो ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आ जाएगा। बाद में आपकी जो डिग्रीज, अटेस्टेड डिग्रीज आ जाएंगी। बाद में आपका रिलेटेड एक्सपीरियंस जो होगा वो भी अटेस्टेड होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अक्यूमुलेटिव होके आपके वीज़ा प्रोसेस में आपको हेल्प आउट करती हैं। एट द एंड वो आपको एक वीज़ा स्टेटस दे देते हैं, जो नॉर्मली यहाँ पे जो वीज़ा स्टेटस दिया जाता है जो कि एक फ्रेशर इंजीनियर जाता है, वो जो प्रोफेशन उस पर मैंशन होता है वो होता है जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, या वो मेंशन कर देते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर या एज ए इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर, ऐसे करके वो उन्होंने डिफरेंट अपने वो बनाए हुए हैं टाइटल्स जो कि वो अलॉट कर देते हैं और स्पेसिफिक कैटेगरीज को रिलेटेड टू हिज एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। चले हमारे व्यूअर्स को और हमारे लिसनर्स को ये एक अच्छा मैसेज कन्वे हो गया कि बिल्कुल आपके लिए खुशखबरी है कि आपको वीज़ा लग सकता है, वीज़ा स्टेटस एज अ इंजीनियर का, वो बेशक जनरल इंजीनियर का हो, पावर सप्लायर्स का हो, जो भी सर ने बताया। अच्छा सर, एक और वीज़ा के बाद डेफिनेटली जब आते हैं सारे तो पैसा देखते हैं। एक बेसिकली जो माइंडसेट है इधर मूव होने का, ऑफ कोर्स अर्निंग होती है, तो क्या एक्सपेक्टेड सैलरी रखी? एक हाई क्वालिफाइड अगर इंजीनियर आता है पाकिस्तानी अराउंड 10 to 15 लाख की, इंडियन 5 लाख की, एक अच्छी खासी महंगी डिग्री करके आता है, अगर प्राइवेट से करके आए और अगर डेफिनेटली गवर्नमेंट से करके आएगा, काबिल होगा, तो उसकी एक्सपेक्टेशन सैलरी क्या होनी चाहिए? एक बिगनर्स के लिए भी बता दें और एक मिड लेवल एक्सपीरियंस वाले के लिए भी बता दें। देखें अब्बास, इसमें भी ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ये वेरी करता है डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नेशनैलिटीज़ काम कर रही हैं, ठीक है। सिर्फ पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं है या इंडियन नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश से आदमी नहीं है, ठीक है। अराउंड अबाउट 120 कंट्रीज़ के आदमी यहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ के जो टेक्निकल पर्सन्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं टू गेट द जॉब एंड ऑल दैट। एग्जैक्टली। तो उसमें अगर तो कोई बंदा फॉर एग्जांपल कोई बंदा पाकिस्तान या एशियन कंट्रीज से आया है और अगर कोई फ्रेशर है, तो पहले देखना पड़ेगा वो सेक्टर्स कौन सा है वो जिसमें जॉब के लेने के लिए जा रहा है। मे बी अगर वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी नॉर्मल जो सैलरी रेंज है जो एक फ्रेशर ले रहा है वो 4 से 5K तक जो फ्रेशर को मिल जाती है। फिर एक आपका मिडिल लेवल आ जाता है, मिडिल लेवल में आपको ऑफर हो जाती है कोई 6 से लेके 8 की रेंज में। फिर उसके आगे आपका थोड़ा सीनियर लेवल शुरू हो जाता है, फिर 8 से लेके मज़ीद आप 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13, 14, 15 ये जाती है, फिर अप टू 20। फिर बाद में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है फिर
कोई डिफरेंट और भी सर्टिफिकेशंस वगैरह ले सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको कुछ अच्छी जॉब्स ऑफर हो जाती हैं। ग्रेट सर। सर अभी मैं अपना इनबॉक्स चेक कर रहा था तो अभी पोलिंग आई है बैकएंड टीम से, सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स आते हैं यूएई में वो आते हैं सिविल इंजीनियर के, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल, थर्ड नंबर पे आ रहे हैं मैकेनिकल और फोर्थ नंबर पे आ रहे हैं प्लम्बिंग। तो आप इनको क्या रेटिंग देते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेफर और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग इंजीनियरिंग कौन सी है? बस ये भी जो क्वेश्चन आपने पूछा है, सारी की सारी फील्ड्स जो हैं वो डिमांडिंग है। फॉर एग्जांपल अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर देख लिया जाए तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये तीनों से चारों इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे सिविल इंजीनियर भी होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होगा, वहाँ पे प्लम्बिंग इंजीनियर भी होगा, एमईपी इंजीनियर भी होगा। तो सारे के सारे जो प्रोफेशंस हैं इंजीनियरिंग में, सारे के सारों की डिमांड्स तो यहाँ पे है। तो ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता है कि जी सिविल की ज़्यादा डिमांड है, इलेक्ट्रिकल की ज़्यादा डिमांड है, प्लम्बिंग की ज़्यादा डिमांड है, केमिकल की ज़्यादा डिमांड है, मैकेट्रॉनिक्स की ज़्यादा डिमांड है। डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि सप्लाई में से ज़्यादा सिविल इंजीनियर की ज़्यादा आ रही है। इसमें से हाईली पेड कौन से होते हैं इंजीनियर? हाईली पेड भी डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आपका अगर आपका किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस किसी अच्छी इंडस्ट्री का है, ठीक है, जैसे कोई किसी का डिज़ाइन का एक्सपीरियंस है या कोई एज ए प्लानिंग इंजीनियर काम कर चुका है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, या किसी अच्छे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर चुका है किसी अच्छे लेवल पे, तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर किसी ने कोई छोटी मोटी कंपनीज में काम किया है, ठीक है, और उसका एक्सपीरियंस लेवल इतना अच्छा नहीं है और उसकी स्किल्स भी उसके हिसाब से अच्छी नहीं है, तो उसकी सैलरी भी यहाँ पे उसके हिसाब से कंपैरेटिवली उनसे कम होगी। ठीक है, बिल्कुल एक्सपीरियंस मैटर करता है और एक्सपीरियंस के साथ लक भी आपकी बहुत काउंट करती है। अच्छा एक और आपसे क्वेश्चन करना था सर, सर्टिफिकेशन के हवाले से, कि अगर कोई इंजीनियर इधर आ जाता है तो वो सर्टिफिकेशन कर सकता है अपनी मर्ज़ी से या फर्म कराती है, उसका क्या क्राइटेरिया और उसमें कौन कौन सी सर्टिफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं जो कि उनकी स्किल को इन्हांस करें, और किस फील्ड में होनी चाहिए, उसके हवाले से थोड़ा सा बता दें, बहुत कन्फ्यूजन चल रही है इस चीज़ में। देखिए अब्बास, उसमें सर्टिफिकेशन के लिहाज से फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्टिफिकेशन के लिए पर्सनल आदमी अप्लाई नहीं कर सकता, उसके लिए कंपनी का होना ज़रूरी है। तो कंपनी ही आपके लिए सर्टिफिकेशन अप्लाई करेगी और वो भी ये देखेगी कि उनका काम कौन सी फील्ड के अंदर ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर उनका काम म्यूनिसिपैलिटी के साथ ज़्यादा है तो वो कोशिश करेंगे अपने इंजीनियर को म्यूनिसिपैलिटी की सर्टिफिकेशन लेके दे दें। जैसे दुबई म्यूनिसिपैलिटी हो जाती है, अबू धाबी म्यूनिसिपैलिटी है, शारजाह म्यूनिसिपैलिटी है। और अगर किसी का काम डायरेक्टली इन्वॉल्व है यूटिलिटी के साथ, जैसे सिवा के साथ उनका काम ज़्यादा है, दीवा के साथ काम ज़्यादा है, एडीडीसी के साथ काम ज़्यादा है, तो वो लोग कोशिश करेंगे कि उसको एडीडीसी की सर्टिफिकेशन लेके दे दें, ठीक है। फिर ऐसे ही आ जाता है सिविल डिफेंस की हो सकती है, एतिसलात की हो सकती है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं। लेकिन ये ऑल इन ऑल डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का काम जो है वो किस नौयत का है, ठीक है, ताकि वो लोग उसी हिसाब से आपकी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है सर, ये आप बहुत अच्छा आपने क्लियर कर दिया पॉइंट सर्टिफिकेशन के हवाले से। अच्छा, इसकी जो ऑफ कोर्स अगर वो कराएं तो फीस भी कंपनी ही पेड करेगी, राइट? या ऑफ कोर्स, अगर काम कंपनी ले रही है आपसे, सर्टिफिकेशन पर्सनल की होगी लेकिन ऑन द नेम ऑफ द कंपनी होगी, लेकिन ऑल द एक्सपेंसेस which will occur in this duration that will be bear by the company of course। ठीक है, और ये भी आपने क्लियर कर दिया हमारे सुनने वालों को, ये सर्टिफिकेशन आप इंडिविजुअल खुद नहीं कर सकते जब तक आपकी कंपनी ना आपको रेफ़र करे। कोर्सेज तो आप कर सकते हैं, कोर्सेज के रिलेटेड आप क्या कहेंगे ताकि अपने स्किल को, जैसे सेल्स का पर्सन एक्सेल्स में कोर्स करना चाहता है या अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में करना चाहे, तो क्या इसी तरह इंजीनियर कोर्स कर सकता है इंडिविजुअल? देखिए बस उसमें भी डिपेंड करता है आपकी जॉब किसके रिलेटेड है,
ठीक है, और आप किस फील्ड में आगे जाना चाह रहे हो, कौन सा कैरियर आप नेक्स्ट चूज करना चाह रहे हो। जैसे अगर आप प्लानिंग के फील्ड में जाना चाह रहे हो तो आप कोई पीएमपी का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने किसी सेफ्टी की फील्ड में जाना है तो आप सेफ्टी के कुछ कोर्सेज कर सकते हो। डिफरेंट सेफ्टी के कोर्सेज हैं, जैसे आपने बोश कर सकते हो, आयोश कर सकते हो, फिर उनके डिफरेंट लेवल्स हैं। आप लेवल 2 कर सकते हो, लेवल 4, लेवल 6। तो इस तरह डिफरेंट क्राइटेरिया है सर्टिफिकेशंस का, लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सनल, वो क्या देख रहा है, फ्यूचर में क्या देख रहा है अपने लिए। बिल्कुल। तो आज हमने बहुत से अपने जो हैं क्वेश्चन के आंसर्स लिए हैं सर से, इनका एक्सपीरियंस इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। ऑफ कोर्स ही हैविंग अ गोल्डन वीज़ा एज वेल। इन्होंने बहुत क्वेश्चन क्लियर किए हैं बिगनर्स के लिए कि उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं अपनी कंट्री से यूएई के लिए। उसके बाद उनका वीज़ा स्टेटस के हवाले से, उनके इंटरव्यू में जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनके हवाले से, उनकी जो बेसिक सैलरी वो डिमांड क्या कर सकते हैं एज़ पर देयर एक्सपीरियंस, और उन सर्टिफिकेशन और कोर्सेज़ वो अपने बिहाफ पे कर सकते हैं। लेकिन जो सर्टिफिकेशंस होती हैं वो सिर्फ ही उनकी जो फर्म है वो उनको रेफ़र कर सकती हैं। जी, तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने अब हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। आपको बस कुछ और टॉपिक्स में भी आपको तकलीफ देंगे, बुलाएंगे, जरूर क्योंकि हमारे इंशाल्लाह, पास वेलकम। एक ह्यूज क्वांटिटी में क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड जॉब एक्सपीरियंस, हंटिंग जॉब्स, और रिलेटेड इंजीनियरिंग, रिलेटेड गोल्डन वीज़ा। सो इंशाल्लाह सर आपको नेक्स्ट एपिसोड में भी बुलाएंगे रिलेटेड टू सम अदर queries. I'm always there for your concern, whatever the concern or the queries are there, I'm always there to answer your queries, inshallah. थैंक यू सो मच व्यूअर्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉड पे। बाय बाय।